गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइस कंटिन्यू करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये अपना लास्ट वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बिल्डिंग मटेरियल वाले सब्जेक्ट में हमने कवर नहीं किया था। इसको बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। यदि इसकी वेटेज की बात करें तो अब तक के 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में। हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सारी चीज़ करेंगे जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन हमारा फोकस तो भी एमपी सब इंजीनियर है। कोई से भी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको पढ़ने के बाद कर लेंगे। क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, बने हुए हैं। पहले सब इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे। पहला हमारा टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने के बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा, साथ में उसे क्वेश्चंस देखेंगे। पहले अपन टर्म देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। दूसरा अपन क्या देखेंगे कि भैया क्लोजर, आपने सुना होगा क्लोजर एंड बेल्ट के बारे में। इनको देखेंगे, इनके टाइप देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इससे पहले हम देखेंगे मैशनरी कितने टाइप का होता है। ये तीसरे टॉपिक में आ जाएगा। दूसरे टॉपिक में अपन देखेंगे मैशनरी कितने टाइप का होता है, और उससे क्वेश्चन बना हुआ 2020 के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। फोर्थ टॉपिक अपना रहेगा टाइप्स ऑफ क्लोजर एंड बेल्ट्स के बारे में। क्लोजर एंड बेल्ट्स के बारे में, ठीक है। जो ब्रिक में कितने टाइप के कट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिफ्थ अपना टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में तो अपन को मिला के 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये सब लिखने वाली बातें नहीं है, सब सुन लीजिए एक बार। इंपॉर्टेंट टर्म रहेंगे, फिर क्वेश्चन रहेंगे, फिर मैशनरी रहेगा, फिर क्वेश्चन रहेगा कितने टाइप की मैशनरी होती है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कितने टाइप के क्लोजर्स एंड ब्रिक में कितने टाइप के कट्स होते हैं, एंड उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, और उन बॉन्ड से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। स्पीड कम लगे, डबल स्पीड कर लेना, और बहुत ही अच्छे से इनको देखना है। और ये वाला चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते इस चैप्टर को। और हमारी गारंटी की इस वीडियो को आपने देख लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। 1 घंटे 1.5 घंटे जितने का वीडियो बनेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले ब्रिक मैशनरी में देखिए। ये आपके पास एक ब्रिक है, स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक है। स्टैंडर्ड साइज कितना होता है ब्रिक का, ये आप लोगों को पता होगा। कितना होता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, कितना होता है 19 × 9 × 9, यही होता है ना ब्रिक का साइज, यही होता है, ठीक है। इस ब्रिक में जो आपका ब्रिक में क्या होता है, टॉप सरफेस। टॉप सरफेस में क्या है, जो टॉप सरफेस होता है ना, इस टॉप सरफेस को, या फिर कह सकते हैं जो ब्रिक का जो पार्ट डायरेक्टली वॉल पे रखा जाता है उसे बेड बोला जाता है। जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन होती है उसे स्ट्रेचर बोला जाता है। और जो फार्टेस्ट डायमेंशन होती है, ठीक है, या फार्ट फेस कह सकते हो, उसे हेडर बोला जाता है। ये बात पता होनी चाहिए। यदि हम बात करें स्ट्रेचर की, स्ट्रेचर क्या होता है, स्ट्रेचर हमारा लॉन्गर फेस होता है। ये लंबाई वाला फेस हमारा क्या होता है, स्ट्रेचर होता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जो लेंथ होगी ये 19 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। और इसकी जो हाइट होगी कितनी होगी भैया, ये हाइट इसकी 9 हो जाएगी। तो ये अपने जो लेंथ है 19 सेंटीमीटर है, और हाइट क्या है 9 सेंटीमीटर है। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है स्ट्रेचर। अब एक बात बताओ, जब आपकी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जो स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर में क्या दिखाई देगा जब ब्रिक को आप लगाएंगे, इसमें 2 चीज़ें विजुअल होंगी। इसकी एक लेंथ विजुअल होती है, और इसकी एक थिकनेस विजुअल होती है। ये थिकनेस भी तो 9 होती है, और उसकी विड्थ भी 9 होती है। इतनी चीज़ पता है आपको। 19 होता है, ये भी आपका 9 होगा, और ये आपका कितना होता है, 9 होता है। तो स्ट्रेचर के केस में लॉन्गर फेस आता है 19 × 9। लॉन्गर फेस में क्या विजुअल होगा, लेंथ एंड उसकी थिकनेस विजुअल होगी। यदि हम हेडर की बात करें, हेडर में फाइटर फेस आता है, और इसमें क्या क्या विजुअल होगा, एक उसकी विड्थ विजुअल होगी, दूसरी उसकी थिकनेस विजुअल होगी। तो विड्थ कितनी है 9, और ये आपका कितना है 9, तो ये विजुअल होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन कई बार दे देता है, तो उसको भी आप डायमेंशन के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे तो पता रहेगा आपको क्या विजुअल रहता है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई, स्ट्रेचर क्या होता है, हेडर क्या होता है, बेड क्या। बेड बता देता हूँ। बेड चाहे आपका स्टोन मैशनरी हो, चाहे आपका ब्रिक मैशनरी हो, ठीक है, लोअर सरफेस फेस को कहा जाता है, जो कि कोर्स में रेस्ट होता है। जैसे एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हैं, अब कोर्स को क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप दीवार बना रहे हैं, तो ये जो दीवार है बहुत सारी लेयर से बनी होगी। ये दीवार बहुत सारी लेयर से बनी होगी, बहुत सारी लेयर से बनी होगी ये आपकी जो वाल है, ठीक है। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लेयर होती है, हॉरिजॉन्टल एक लेयर होगी, ठीक है। इसको मैं इस साइड दिखा देता हूँ, इसका साइड व्यू लिया हुआ हूँ, ठीक है, साइड दीवार का साइड व्यू है।
तो ए आपकी एक लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। तो जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है ब्रिक की या फिर स्टोन की, देखो मैसनरी जब आप करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे हैं मैसनरी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मैसनरी वाले जो चैप्टर में दो टाइप की मैसनरी होती है, एक तो ब्रिक मैसनरी होता है, दूसरा आपका स्टोन मैसनरी होता है। ठीक है, स्टोन मैसनरी होता है। तो अब जब मैसनरी करेंगे, जब दीवार की चिनाई करेंगे तो रद्दा बनेगा, यानी हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनेंगी। तो चाहे ब्रिक हो, चाहे हॉरिजॉन्टल लेयर स्टोन की हो, तो जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है, एक लेयर को, वन हॉरिजॉन्टल लेयर आप ब्रिक या स्टोन, एक हॉरिजॉन्टल लेयर चाहे स्टोन की हो चाहे ब्रिक की हो, फिर कोर्स कहा जाता है, कोर्स कहा जाता है। और जो ब्रिक आपका लोअर सरफेस पार्ट होता है जो कि कोर्स में रेस्ट करता है, उसे बेड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बेड कहा जाता है। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि कोर्स क्या होता है, बेड क्या होता है। लैप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल जॉइंट ऑफ द एडजेसेंट कोर्सेस। मान लीजिए पहला अपना एक कोर्स है, पहला एक कोर्स है, ठीक है, दूसरा आपका ए वाला कोर्स है, दो कोर्सेस हैं। अब इन दोनों कोर्सेस में वर्टिकल जॉइंट है, इसमें वर्टिकल जॉइंट है और इसमें वर्टिकल जॉइंट है। दो एडजेसेंट कोर्सेस के बीच में, दो एडजेसेंट कोर्सेस के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। मान लीजिए एक्स है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है वो क्या है? यही तो लैप है, यही क्या है? लैप है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल जॉइंट ऑफ एडजेसेंट कोर्सेस, एक कोर्स में समझो, एक ऊपर एक कोर्स है, फिर उसके नीचे एक कोर्स है। अब इन दोनों के जो वर्टिकल जॉइंट होंगे, अलग अलग जगह पे वर्टिकल जॉइंट होंगे। ऐसा तो नहीं करते ना कि अपन एक ऐसे कोर्स बनाए फिर दूसरा कोर्स बना देंगे, तो सेम जगह पे आ जाएगा तो क्या होगा? जब सेम जगह पे वर्टिकल जॉइंट होते हैं तो वॉल क्या होती है? प्रॉपर बॉन्ड नहीं बन पाते, वॉल वीक रह जाती है। प्रॉपर बॉन्डिंग बने इसलिए सेम जगह पे जॉइंट तो रखते नहीं, अपन दूर दूर ज्वाइंट रखते हैं, अलग अलग जगह पे ज्वाइंट रखते हैं। ठीक है, तो जो दो अलग अलग ज्वाइंट पे कह सकते हैं टू एडजेसेंट कोर्सेस के बीच में, दो एडजेसेंट कोर्सेस के बीच में जो वर्टिकल ज्वाइंट होते हैं, उनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो लैप कहलाती है। क्या होती है? लैप कहलाती है। ये चीज पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक टर्म आता है परपेंड। परपेंड क्या होता है? परपेंड क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, कोर्स क्या होता है? ए आपका एक कोर्स, ए दूसरा कोर्स, ए तीसरा कोर्स। ये क्या है? कोर्सेस हैं। पहला कोर्स, दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स। पहले वाले कोर्स में यहाँ पास वर्टिकल ज्वाइंट है, मैं आपको ग्रीन कलर से दिखाता हूँ थोड़ा मोटा करके, थिकनेस बढ़ा के। ये आपका क्या है? ये आपका पहला वाला ज्वाइंट है, पहले वाले कोर्स का पहला ज्वाइंट है। दूसरे वाले कोर्स का ए वाला पहला ज्वाइंट है। तीसरे वाले कोर्स का ए वाला पहला ज्वाइंट है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, पहली बात तो समझ लेते हैं कि लैप क्या होता है। लैप तो आपका ए वाली जो डिस्टेंस होगी ना यहाँ से यहाँ तक की, दो एडजेसेंट कोर्सेस के बीच में हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होती है, ये आपकी लैप होगी, ये आपकी लैप होगी। यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ परपेंड क्या होता है? ये देखो, पहली वाली लेयर का, पहली वाली कोर्सेस का वर्टिकल ज्वाइंट है, दूसरे वाले कोर्सेस का ये वर्टिकल ज्वाइंट है, तीसरे वाले का ए है। ठीक है, तो अल्टरनेट कोर्सेस के बीच जो वर्टिकल ज्वाइंट होते हैं, अल्टरनेट कोर्सेस के बीच जो वर्टिकल ज्वाइंट होते हैं वो सेम लाइन पे आते हैं। अल्टरनेट कोर्सेस के बीच जो वर्टिकल ज्वाइंट होते हैं वो सेम लाइन पे आते हैं, और वहां से एक लाइन पास होती है, वहां से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसे परपेंड कहा जाता है। वहां से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसे परपेंड कहा जाता है। दो वर्टिकल, या कह सकते हैं दो अल्टरनेट कोर्सेस के बीच, या फिर दो अल्टरनेट नहीं, ऐसा कहेंगे अल्टरनेट कोर्सेस के बीच जो वर्टिकल ज्वाइंट होते हैं वो क्या होते हैं भैया? वर्टिकल ज्वाइंट होते हो, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, समझ लीजिए, है ना, एक ही लाइन पे आते हैं। अल्टरनेट कोर्सेस के बीच जो वर्टिकल ज्वाइंट होते हैं एक ही लाइन पे आते हैं, और वहां से जो लाइन पास होती है, कि इमेजिनरी लाइन पास होती है, जिसे जिसे को परपेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपेंड कहा जाता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं अगेन थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है इन छोटे छोटे टर्म में। तो देखिए एक बात बताइए, वेट क्या होता था? जो हॉरिजॉन्टल पार्ट कोर्स में रेस्ट करता था, है ना, ये देखो ब्रिक वाला पार्ट जो कोर्स में रेस्ट करता था, आपका क्या है? ए वाला सब क्या है? ये क्या है? बेड हो जाते हैं। लैब पता हो गया। इमेजिनरी वर्टिकल लाइन इंक्लूडिंग वर्टिकल ज्वाइंट ऑफ अल्टरनेट कोर्सेस, दो अल्टरनेट कोर्सेस के बीच जो वर्टिकल ज्वाइंट होते हैं सेम लाइन पे आते हैं, और वहां पे जो लाइन पास होती है उसे परपेंड कहा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आप देखिए एरिज क्या होता है। एरिज, एरिज क्या होता है? जो ब्रिक का एज होता है ना, ये जो ब्रिक का एज होता है ना, जो ब्रिक का एज है, ये जो ब्रिक का एज होता है इसी को एरिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिज कहा जाता है। क्वाइन क्या होता है भैया? क्वाइन देख लो, क्वाइन क्या होता है?
ये आपकी एक वाल थी, ये दूसरी वाल है, दोनों एक वाल दूसरी वाल यहाँ पास मिल रही हैं। तो कॉर्नर पर जो मैसनरी वाल होती है, कॉर्नर ऑफ मैसनरी वाल, इस वाले पार्ट को कॉइन कहा जाता है, इस वाले पार्ट को कॉइन कहा जाता है। ठीक है, जो किनारे पर एक कॉर्नर पर जो मैसनरी वाल होती है फिर कॉइन कहा जाता है। तो अभी तक मैंने बता दिया बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हमने क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर भी दे दिए हैं साथ साथ में, ताकि जब पीपीटी पढ़ो ना कंफ्यूजन ना हो। हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक और स्टोन इज टर्म्ड। जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है, चाहे वो स्टोन की हो चाहे वो ब्रिक की हो, उसे क्या कहेंगे आप? कोर्स कहेंगे, हेडर कहेंगे, स्ट्रेचर कहेंगे, बेड कहेंगे। जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है, चाहे स्टोन की हो चाहे ब्रिक की हो, उसे कोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कोर्स कहा जाता है। अब उस कोर्स के ऊपर जो ब्रिक रखी जाएगी, एक ब्रिक रखी गई मान लो, है ना, इस कोर्स के ऊपर एक कोर्स है, इस कोर्स को जो ब्रिक रखी गई, फिर जो बॉटम फेस होता है आपका बेड हो जाता है। हेडर क्या होता है, स्ट्रेचर क्या होता है, मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, स्ट्रेचर क्या होगा, 19x9 विजुअल रहेगा, और हेडर में 19x9, यानी जो लॉन्गेस्ट फेस होगा स्ट्रेचर होगा, शॉर्टर फेस होगा हेडर होगा, बेड मैंने बता दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, अ वर्टिकल जॉइंट ऑन द फेस ऑफ वॉल डायरेक्टली ओवर वर्टिकल जॉइंट इन अल्टरनेट कोर्सेस। अ वर्टिकल जॉइंट ऑन द फेस ऑफ वॉल डायरेक्टली ओवर वर्टिकल जॉइंट होता क्या, अल्टरनेट फेसेस पे। जैसे अपनी पहला लेयर है, ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है। हर जगह इसमें क्या होते हैं, वर्टिकल जॉइंट होते हैं। तो पहले वाले लेयर पे मान लीजिए यहाँ पर वर्टिकल जॉइंट है, दूसरे वाले में यहाँ आएगा, और तीसरे वाले पे सेम फेस पे आता है। तो यहाँ से एक लाइन पास करती है, इस लाइन पास करती है, इसी को परपेंड कहा जाता है, इसी को परपेंड कहा जाता है, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ओवर होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अच्छा, ये तो टर्म के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कितने टाइप की मैसनरी होती है गाइस। दो टाइप की मैसनरी होती है, एक तो आपका ब्रिक मैसनरी होता है, दूसरा स्टोन मैसनरी होता है। मतलब यदि आपने चिनाई किया स्टोन को यूज करके तो स्टोन मैसनरी, यदि आपने ब्रिक को यूज करके चिनाई किया तो ब्रिक मैसनरी। मैसनरी में हमें क्या क्या चाहिए होता है भैया? एक तो हमें ब्रिक चाहिए, है ना, ब्रिक मैसनरी में। दूसरा मोटार चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? मोटार। मोटार किससे बनता है भैया? मोटार आपका सैंड प्लस सीमेंट से बनता है, सैंड प्लस सीमेंट से बनता है। ठीक है, बाकी के मोटार वाला चैप्टर में जो मैंने करवाया था ना ब्रिक में, वो हाँ उसमें बीएमसी के अंदर वहाँ आपने किया होगा, वहाँ मैंने रेशियो वगैरह सब लिखवा दिए थे। तो हमें एक तो मोटार चाहिए होता है, दूसरा ब्रिक, तो ब्रिक मैसनरी हो जाएगा, मोटार प्लस स्टोन तो स्टोन मैसनरी हो जाएगा। अब अपना जो स्टोन मैसनरी होता है उसमें दो टाइप की होती है, दो टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। पहला अपना होता है रबल मैसनरी, दूसरा होता है एफ्लार मैसनरी। रबल मैसनरी के अंदर क्या होता है, जैसे आप जो भी आप वर्क करते हैं, जो आप चिनाई करते हैं, उसमें जो स्टोन होता है उसकी प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं होती, ऐसे ही रहता है, प्रॉपर शेप एंड साइज में नहीं रहता, और उसको आप लेकर के चिनाई कर देंगे, वो आपका रबल मैसनरी होगा। प्रॉपर स्ट्रेंथ भी अचीव नहीं हो पाती, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। एफ्लार मैसनरी में क्या होता है, स्टोन को प्रॉपर शेप एंड साइज में कन्वर्ट किया जाता है, पहले बनाया जाता है, फिर उसकी मैसनरी की जाती है, दैट इज नोन एज एफ्लार मैसनरी। तो आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। रबल मैसनरी की डिफिनेशन भी मैंने लिख दी है ना, और एफ्लार मैसनरी की जो टेक्निकल डिफिनेशन होती है, जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, देखो समझ में तो आना एक अच्छी बात है, लेकिन टेक्निकल टर्म भी पता होना चाहिए जैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अनड्रेफ्ट स्टोन होते हैं, मतलब प्रॉपर ड्रेफिंग, ड्रेफिंग का मतलब होता है प्रॉपर शेप एंड साइज प्रोवाइड करना। उस स्टोन को आपने प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं दिया, अनड्रेफ्ट है, उसमें ड्रेफिंग नहीं की गई है, और यदि उस स्टोन को यूज करके यदि मैसनरी करेंगे तो रबल मैसनरी कहलाएगा। यदि आपने प्रॉपर तरीके से उसको शेप एंड साइज में कन्वर्ट किया, ठीक है, प्रॉपर ड्रेफिंग किया है, फिर आपने क्या किया, मैसनरी किया, वो आपका एफ्लार मैसनरी कहलाता है। और इसमें प्रॉपर ज्वाइंट, फाइन ज्वाइंट होते हैं, और इसमें बहुत बड़े बड़े ज्वाइंट आ जाते हैं रबल में। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन आया है 2020 में एमपी सब इंजीनियर के अंदर। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ब्रिक मैसनरी मेंटेनेंस डैश डैश स्टोन मैसनरी। जो ब्रिक मैसनरी का मेंटेनेंस होता है कैसा होता है, लेस देन होता है स्टोन मैसनरी से। जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्शन कंडीशन, इक्वल होता है स्टोन मैसनरी के, मोर होता है। बताइए, ब्रिक मैसनरी का जो मेंटेनेंस होता है क्या होता है? ब्रिक मैसनरी का मेंटेनेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है स्टोन मैसनरी से, कम होता है, इक्वल होता है? कौन बताएगा? इसके लिए हम दोनों कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, दोनों कंपैरिजन देखेंगे। मैंने एक टेबल बनाई है आप लोगों के लिए, कंपैरिजन बिटवीन स्टोन मैसनरी एंड ब्रिक मैसनरी। दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं। पहला हमारा कॉलम प्रॉपर्टीज के ऊपर है, दूसरा स्टोन मैसनरी है, तीसरा ब्रिक मैसनरी है।
जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है कास्ट की बात करते हैं। स्टोन मेसनरी कॉस्टली होता है, ब्रिक मेसनरी चीपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ज़्यादा मोटार चाहिए होता है, इसमें कम मोटार चाहिए होता है। और स्टोन उतना इजीली अवेलेबल नहीं होता जबकि ब्रिक इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो आपका यदि हम बात करें कंस्ट्रक्शन जो अपन बनाते हैं कौन आसान होता है? स्टोन को स्टोन मेसनरी बनाना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू ब्रिक मेसनरी, ये सबको पता है। अब हम बात करें कंस्ट्रक्शन किसमें फास्ट होगा। कंस्ट्रक्शन स्टोन मशीनरी में फ्लो होता है और इसमें क्यूक होता है, फास्ट होता है। ठीक है। स्टोन मशीनरी में स्किल्ड लेबर की रिक्वायर होती है, इसमें अनस्किल्ड लेबर भी काम कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोटर इसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि ज्वाइंट बड़े होते हैं स्टोन में, और इसमें ब्रिक में क्या होते हैं ज्वाइंट कम होते हैं, फिर क्वांटिटी ऑफ मोटर कम चाहिए होता है। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी स्टोन की ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रिक। ठीक है। प्लास्टरिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि, है ना, प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि इसमें वेदर का इफेक्ट उतना पड़ता नहीं स्टोन वगैरह में। लेकिन ब्रिक के केस में प्लास्टरिंग इंपॉर्टेंट होती है ना। प्लास्टर क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। जो सरफेस होता है बहुत ज़्यादा डैम प्रूफ होता है और ब्रिक मेसनरी का कम डैम प्रूफ होता है। सीट मतलब उसमें सीट वगैरह आ जाता है, मॉइस्चर वगैरह ऑब्जर्व करता है ना। ये डैम प्रूफ होता है, इसमें डैम प्रूफ है नहीं होता। फायर रेजिस्टेंस इसमें लेस होता है ना स्टोन के केस में, है ना। और आपके क्योंकि स्टोन में पता है फायर रेजिस्टेंस वो कम होता है, लेकिन ब्रिक का फायर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है ना, क्योंकि ब्रिक को आग में ही जलाया जाता है। ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है स्टोन को जब अपन गर्म करते हैं ना तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो सॉफ्ट होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, उसको तोड़ना आसान हो जाता है। जब चट्टानों से स्टोन निकाला जाता है तब तो कई बार हीट भी किया जाता है, आपने देख रखा होगा। ठीक है। ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके, मैं क्या बता रहा था गाइज आपको? ठीक है, कॉल आ गया था। फायर रेजिस्टेंस स्टोन मेसनरी का जो फायर रेजिस्टेंस लेस होता है, जबकि आपका जो ये होता है ब्रिक मेसनरी ये फायर रेजिस्टेंस का ज़्यादा होता है। बॉन्ड इसमें प्रॉपर नहीं बन पाते, लेकिन क्यों नहीं बन पाते? प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं होता स्टोन में, इसमें बॉन्ड प्रॉपर बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस किसमें ज़्यादा होता है? ब्रिक मेसनरी मेंटेनेंस ज़्यादा होता है स्टोन में, ब्रिक मेसनरी मेंटेनेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टोन मेसनरी। ठीक है, स्टोन मेसनरी ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। तो ब्रिक मेसनरी का मेंटेनेंस मोर होता है एज कम्पेयर टू स्टोन मेसनरी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट आते नहीं, बस ये कि आपको पता होना चाहिए। अब एक हम टर्म लिए हैं थ्रो स्टोन क्या होता है। थ्रो स्टोन क्या होता है यदि आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थ्रो स्टोन पे डायरेक्टली क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए पहले, इसके बाद इस टॉपिक को समझाते हैं आपको। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अ स्टोन पासिंग थ्रू अ वॉल फ्रॉम फ्रंट टू बैक, अ स्टोन पासिंग थ्रू अ वॉल फ्रॉम फ्रंट टू बैक फेस एंड विच एक्ट एज अ बाइंडर फॉर टू फेसेस इज टर्म्ड एज। फिर बोला जाता है थ्रो स्टोन। समझ जाते हैं कि थ्रो स्टोन क्या होता है। जब कोई भी ब्रिक का कंस्ट्रक्शन होता है, ब्रिक स्टोन वॉल बनती है, स्टोन की जब कोई वॉल बनती है ना, तो कई टाइप के स्टोन होते हैं, बहुत सारे टाइप के स्टोन होते हैं। एक ऐसा हम लेते हैं, एक ऐसा स्टोन होता है जैसे छोटे छोटे स्टोन होंगे, कुछ बड़े स्टोन होते हैं। देखिए थ्रो स्टोन क्या होता है समझिए अच्छे से। जब आप स्टोन मेसनरी स्टोन की वॉल बनाते हैं, बहुत सारे टाइप के स्टोन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर छोटे स्टोन भी है, बड़े भी स्टोन भी हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक स्टोन लिया, बड़े के साइज का स्टोन लिया, तो इस स्टोन को समझ लेते हैं अच्छे से। इस स्टोन का लॉन्गेस्ट डायमेंशन कौन सी होगी? इस स्टोन की लॉन्गेस्ट डायमेंशन होगी ए शॉर्टेस्ट डायमेंशन होगी। और हमारी मान लीजिए दीवार है, हमारी दीवार है, तो हमने क्या किया, वॉल के परपेंडिकुलर हमने स्टोन को लगा दिया। वॉल के परपेंडिकुलर हमने स्टोन को लगा दिया, जैसे इस स्टोन को लगाया गया है। ये स्टोन कैसे लगा है? वॉल के परपेंडिकुलर लगा हुआ है, ना कि वॉल के पैरेलल। वॉल के परपेंडिकुलर हमने लगा दिया। अब इस स्टोन के जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन है, ये हमारी थिकनेस ऑफ द वॉल के बराबर है। जो वॉल का विड्थ है ना, जो वॉल का थिकनेस कह सकते हैं, है ना, थिकनेस कहें तो सही रहेगा, जो थिकनेस ऑफ द वॉल है उसके इक्वल होता है। लॉन्गेस्ट डायमेंशन ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू, लॉन्गेस्ट डायमेंशन इज ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द वॉल होता है। आपने स्टोन को क्या किया, वॉल के परपेंडिकुलर रख दिया, परपेंडिकुलर रख दिया, इसी को बोला जाता है थ्रो स्टोन। क्या बोला जाता है? थ्रो स्टोन। जैसे ये थ्रो स्टोन है, ये थ्रो स्टोन है, ठीक है। अब ये थ्रो स्टोन करेंगे क्या, ये थ्रो स्टोन जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये छोटे छोटे स्टोन है, इन छोटे छोटे स्टोन को बाइंड करके रखते हैं।
इधर से बाइंड करके रखेगा, इधर से बाइंड करके रखेगा, तो इनके निकलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ये बाहर नहीं निकल पाते, तो बाइंडर के रूप में काम करते हैं टू फेसेस में। ठीक है, तो थ्रो स्टोन क्या होता है, जब अपन वाल बनाते हैं तो एक ऐसा स्टोन जिसका लेंथ एक ऐसा स्टोन जिसको वाल के परपेंडिकुलर रखा जाता है, जिसका लेंथ थिकनेस ऑफ द वाल के इक्वल होता है, उसे थ्रो स्टोन कहते हैं। एक बाइंडर के रूप में काम करता है, जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं उनको बाइंड करके रखता है ताकि बाहर ना निकल पाए, ये होते हैं थ्रो स्टोन। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, आप आसानी से कर पाएंगे। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, अब हम फ्रंट टू बैक फेस का मतलब क्या हुआ, एक मान लीजिए फ्रंट फेस हो जाएगा तो इसका बैक फेस हो जाएगा, यदि ये फ्रंट होगा तो ये बैक होगा, ये बैक होगा तो ये फ्रंट होगा। ये चीज़ इसमें इसका कहने का मतलब यही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉर्निस क्या होता है, कॉर्निस कॉर्निस आप समझ लीजिए जो छत का बढ़ा हुआ भाग कह सकते हैं इसको। इट इज अ हॉरिजॉन्टल मोल्डेड प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड नियर द टॉप ऑफ बिल्डिंग एट द जंक्शन ऑफ द वॉल एंड सीलिंग। सीलिंग क्या होता है, छत के अंदर वाले पार्ट को कहा जा रहा है, तो ये आपका होता है कॉर्निस, जो बढ़ा हुआ पार्ट होता है। ये जो बढ़ा हुआ पार्ट होता है, पैरापेट वाल होती है, मान लीजिए छत में पैरापेट वाल होती है ना 50 पर्पज पे, फिर ये वाला बढ़ा हुआ होता है, यहाँ पे पानी गिरता है, यहाँ पे पानी गिरेगा, जो छत का पानी है जो सामने तरफ झुका हुआ भाग होता है, यहाँ पे पानी गिरता है। ठीक है, इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं कॉर्निस। ठीक है, अच्छा बट्रेस क्या होता है भैया, बट्रेस क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। जब कोई बहुत लंबी दीवार होती है, बहुत लंबी दीवार होती है, ज़्यादा हाइट की दीवार होती है, तो हमें लेटरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो लेटरल सपोर्ट के लिए अपन ये वाल प्रोवाइड करते हैं बट्रेस वाल, इनको बट्रेस वाल कहा जाता है। लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं दीवार को लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बट्रेस वाल कहते हैं, बट्रेस ही होता है। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा बट्रेस के बारे में। कोपिंग क्या होता है, कोपिंग क्या होता है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी कोई मान लीजिए दीवार बनी हुई है, कोई वाल बनी हुई है, ठीक है, अब वाल को जो कवर दिया जाता है ना, वाल को जो कवर दिया जाता है, वाल पे छत उतनी पड़ा है, केवल वाल है और इसको अपन बचाना है अपने को। इट इज ए कवरिंग ऑफ स्टोन या फिर ब्रिक प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल या फिर पैरापेट टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर थ्रू ज्वाइंट। देखिए समझ लेते हैं इसको अच्छे से। ये हमारी कोई नॉर्मल वॉल है, ये कोई नॉर्मल वॉल है, इस वॉल पर हमने स्टोन की फिर ब्रिक की हमने कोपिंग दे दी है, स्टोन या ब्रिक की कोपिंग दे दी है। इससे क्या होगा, पानी इस साइड चला जाएगा और दूसरे साइड पानी चला जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, जब कोपिंग नहीं दोगे ना, तो जो पानी है इस पानी ज्वाइंट के थ्रू इस दीवार में जाएगा और सीपेज होने की संभावना हो जाती है, सीपेज होने की संभावना हो जाती है। तो यही चीज़ है, एक्सटर्नल वॉल के टॉप में दिया जाता है, एक्सटर्नल वॉल के टॉप में दिया जाता है कोपिंग। स्पाल क्या होता है, स्पाल कुछ नहीं होता, जैसे आप स्टोन मैसनरी करते हैं, तो स्टोन मैसनरी करते हैं तो बीच में जो स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े भर दिए जाते हैं वही स्पाल होते हैं। स्पाल आर द चिप्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन obtained as a result of reducing big block of stone into the regular stone block. These spar are used to filling the intersticts. देखो ये कहना चाहता, समझ लेते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा स्टोन था, अब स्टोन की प्रॉपर शेप एंड जब साइज बनाते हैं तब भी फिर कटाई छटाई होती है, या फिर बहुत बड़े बड़े स्टोन को हमने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया। फिर जब अपन ब्रिक मैसनरी करते हैं उसके फिर बीच बीच में जो कत्तल बोलते हैं उसको कई बार गाँव में, स्पाल को भरा जाता है, वही होता है चिप्स ऑफ स्टोन कह सकते हैं इसको, चिप्स ऑफ स्टोन कह सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिनिशिंग ऑफ मोटार ज्वाइंट इज डन, जो मोटार के ज्वाइंट होते हैं, जब आप चाहे ब्रिक मैसनरी करो चाहे स्टोन मैसनरी करो, वहाँ मोटार के ज्वाइंट होंगे, आप उनको जो फिनिश करते हैं तो क्या कहते हैं, प्लास्टरिंग कहते हैं, पॉइंटिंग कहते हैं, वर्निशिंग कहते हैं, पेंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, देखो पॉइंटिंग क्या होता है, जो हमारे मोटार के ज्वाइंट को फिल करने को पॉइंटिंग ही कहा जाता है। पॉइंटिंग क्या होता है, फिनिशिंग ऑफ द ज्वाइंट ऑफ ब्रिक मैसनरी, जो ब्रिक मैसनरी में जो मोटार के ज्वाइंट होते हैं उनको फिल करने को ही पॉइंटिंग कहा जाता है। अब पॉइंटिंग हो सकता है आप ब्रिक मैसनरी, चाहे वो ब्रिक मैसनरी में हो सकता है सीमेंट का यूज किया गया हो मोटार बनाने के लिए, चाहे लाइम का। सीमेंट का यूज किया गया होगा तो 1:3 होता है, 1 पार्ट सीमेंट तो 3 पार्ट सैंड होता है। अब लाइम का होगा तो 1 पार्ट लाइम तो 2 पार्ट सैंड होता है ना। तो लाइम मोटार केस में 1:2 होता है, सीमेंट मोटार में 1:3 होता है। ये पॉइंटिंग के लिए। पॉइंटिंग क्या होता है, जो ब्रिक मैसनरी को ज्वाइंट को फिल करना,
या फिनिश करना ही पॉइंटिंग कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें फेमेंट में क्या होता है, फेमेंट का यूज किया गया तो 1:3 हो जाएगा, ब्रिक लाइम का यूज किया गया है, लाइम मोटार है तो 1:2 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। फेफिंग क्या होता है, फेफिंग क्या होता है बताइए। जो ब्रिक वाल होती है ना, जो ब्रिक वाल होती है, ब्रिक वाल की जो आउटर लेयर होती है ना, आउटर लेयर में आप कोटिंग वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं फॉर डेकोरेटिव पर्पज, है ना, या फिर प्रोटेक्शन कह सकते हैं, या फिर डेकोरेटिव पर्पज के लिए, उसे बोलते हैं फेफिंग। फेफिंग क्या होती है, आउटर लेयर होती है जो वाल्स में प्रोवाइड की जाती है, ब्रिक वाल्स में प्रोवाइड की जाती है, तो डेकोरेटिव पर्पज पे या फिर प्रोटेक्शन के पर्पज पे, है ना, कि वेदर वगैरह के इफेक्ट ना पड़े, ये सब चीज़ें होती हैं। गनेटिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई कंक्रीट का सरफेस है और उसमें डैमेज है, वो क्रैक वगैरह आ गया है, तो हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, 1:3 का 1:3 का मिक्सचर बनाते हैं, 1:3 का मिक्सचर बनाएंगे, और उस 1:3 के मिक्सचर को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उस कंक्रीट के सरफेस में जहाँ क्रैक होते हैं ना, प्रेशर के साथ डाला जाता है, उसे गनेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गनेटिंग कहा जाता है। अब किसका मिक्सचर होगा, फेमेंट विथ सैंड होता है, फेमेंट प्लस सैंड का मिक्सचर होता है, ठीक है, एक पार्ट फेमेंट तो 3 पार्ट सैंड होता है। फेमेंट इज मिक्स्ड विथ सैंड 1:3, फिर अदर रेशियो में भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली 1:3 में रखा जाता है, और एक प्रेफर के साथ उसमें इन्फर्ट डाला जाएगा, उसे गनेटिंग कहा जाता है। तो छोटे छोटे टर्म है जो पूछे गए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। प्लास्टरिंग क्या होता है, प्लास्टरिंग क्या होता है, अनइवन सरफेस होते हैं, अनइवन सरफेस होते हैं, अनइवन सरफेस में आप क्या करेंगे, कोई रफ वॉल है या फिर अनइवन सरफेस है, उसको आप फिल कर देते हैं, ठीक है, और कवर कर देते हैं, वही प्लास्टर होता है, ठीक है। अब हो सकता है कई टाइप के, चाहे लाइम प्लास्टर हो, सीमेंट प्लास्टर हो, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के प्लास्टर होते हैं, अलग अलग टाइप के प्लास्टर में अलग अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। बट प्लास्टर क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग रफ वॉल एंड अनइवन सरफेस विद अ मटेरियल कॉल्ड प्लास्टर। अनइवन सरफेस या फिर रफ वॉल को प्रॉपर तरीके से कवर कर रहे हैं किसी मटेरियल की हेल्प से, प्लास्टर कहते हैं। वो तो सबको बन जाएगा प्लास्टर क्या होता है। अच्छा, अभी तक जो मैंने बताया ना उतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं। पॉइंटिंग क्या होता है, जो ज्वाइंट्स होते हैं ब्रिक मैसनरी को, उनको फिल करना पॉइंटिंग कहलाता है। जो हमारी वाल्स होती है, वाल के प्रोटेक्शन के लिए, डेकोरेटिव पर्पज के लिए लेयर दी जाती है, फेसिंग कहलाता है। जो कंक्रीट के सरफेस में क्रैक्स होते हैं, उन क्रैक को फिल करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, गनेटिंग होता है। जनरली 1:3 का सीमेंट एंड सैंड होता है। प्लास्टरिंग क्या होता है, अनइवन सरफेस को कवर करना, वो आपका क्या होता है, प्लास्टरिंग कहलाता है। तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं आना चाहिए सारी चीज़ें के लिए। स्पल क्या होता है, आपके जो स्टोन होते हैं, बड़े स्टोन के जो टुकड़े होते हैं, जब प्रॉपर शेप एंड साइज बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो स्पल कहलाते हैं। कोपिंग क्या कहलाता है, कोपिंग का काम होता है एक्सटर्नल वाल को सीपेज से बचाना, है ना, उसे ब्रिक स्टोन को कोपिंग दी जाती है। बटरेस क्या होता है, बटरेस का काम होता है लेटरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, जो आपके टाल वाल होती हैं, है ना, जो जगह ऊंचाइयों की वाल होती है, उनको लेटरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जनरली ऊंचाई के केस में लेटरल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है ना कि लंबाई के केस में। जब ज़्यादा ऊंची वाल्व होती हैं उसमें लेटरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। कॉर्निश क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जो बढ़ा हुआ भाग होता है टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड सीलिंग के बीच में, ठीक है। थ्रो स्टोन क्या होता है, थ्रो स्टोन एक ऐसा स्टोन होता है जो स्टोन मेसनरी जब अपन करते हैं तो उसको परपेंडिकुलर रखेंगे, तो उसकी जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन होती है थिकनेस ऑफ वाल के इक्वल होती है, जो कि सपोर्ट करती है, जो बीच में छोटे छोटे स्टोन होते हैं बाइंडर के रूप में काम करती है। तो यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारी ब्रिक होती है उसमें कई टाइप के कट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कट्स इन ब्रिक, हमारा टॉपिक क्या है, कट्स इन ब्रिक। ब्रिक में हम कौन कौन से कट्स प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो हमारा कट पहला होता है, जैसे हमारे पास ये ब्रिक है, इस ब्रिक में हम कई तरीके से कट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कई तरीके से कट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे इसका लेंथ वाला पार्ट है, इसका विड्थ वाला पार्ट है। हमने क्या किया, द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अलोंग इट्स लेंथ, हमने ब्रिक को अलोंग द लेंथ कट कर दिया, ब्रिक को हमने अलोंग द लेंथ कट कर दिया। मान लीजिए ये वाला पार्ट आपका रिमूव हो गया है, ये वाला पार्ट आपका है ही नहीं, ये वाला पार्ट आपका रिमूव हो गया, इतना केवल बचा हुआ है, इसे क्लोजर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है गाइस, क्लोजर कहा जाता है। आपने पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अलोंग इट्स लेंथ, ब्रिक के आधा कर दिया, लेंथ ब्रिक को कह सकते हैं कि लेंथ के अलोंग आपने कट कर दिया, लेंथ के अलोंग आपने कट कर दिया, कर तो विड्थ को किया है आपने, लेकिन लेंथ के अलोंग कट कर दिया, क्लोजर होता है। अब हम बात करते हैं बेड क्या होता है। हमारी ये ब्रिक थी, ये ब्रिक थी, हमने ब्रिक को कट कर दिया अलोंग द, हमने ब्रिक को कट कर दिया,
हमने ब्रिक को कट कर दिया, कैसे, अलोंग द विड्थ, हमने ब्रिक को अलोंग द विड्थ कट कर दिया, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जब हम कट करेंगे तो एक पार्ट बचेगा केवल, इसको बेड कहा जाता है, इस वाले पार्ट जो बचा हुआ फिर बेड कहा जाता है, ठीक है, फिर बेड कहा जाता है। तो यदि आपने ब्रिक को अलोंग द लेंथ कट किया है तो क्लोजर कहेंगे, यदि आपने ब्रिक को अलोंग द विड्थ कट किया तो फिर बेड कहेंगे। अलग अलग टाइप के क्लोजर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बेड्स होते हैं, पता होना चाहिए बिल्कुल। देखो कितने टाइप के क्लोजर्स होते हैं, अपना पहले क्यून क्लोजर होता है, क्यून क्लोजर हाफ बोलते हैं, क्यून क्लोजर क्वार्टर होता है, किंग क्लोजर होता है, बेवेल्ड क्लोजर होता है, मेटर्ड क्लोजर होता है। अब क्यून क्लोजर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्यून क्लोजर इसे कहते हैं, आपने क्या किया, आपने ब्रिक को अलोंग द लेंथ काट कर दिया, हाफ आधा कर दिया, ब्रिक का आधा हिस्सा बचा हुआ है या ब्रिक का आधा हिस्सा बचा हुआ है, इसे कहते हैं क्यून क्लोजर, क्यून क्लोजर। इसको क्यून क्लोजर हाफ भी कहा जाता है क्योंकि ब्रिक का आधा हिस्सा कट गया है, आधा हिस्सा बचा हुआ है ना, आधा हिस्सा कट गया है, आधा हिस्सा बचा हुआ है, तो फिर क्यून क्लोजर कहा जाता है। या फिर कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपने टू हाफ पार्ट कर दिया है ना, हाफ पार्ट कर दिया है, इसे क्या बोलेंगे, क्यून क्लोजर। व्हेन अ ब्रिक इज कट अलोंग इट्स लेंथ मेकिंग टू इक्वल हाफ, हमने ब्रिक को अलोंग द लेंथ काटा और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसे क्यून क्लोजर कहा जाता है, या फिर क्लोजर हाफ भी कहते हैं, वही चीजें होती हैं। ब्रिक को हमने अलोंग द लेंथ काटा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्यून क्लोजर होता है, ठीक है। इमेज देख लीजिए, क्यून क्लोजर हाफ बोलते हैं। क्यून क्लोजर क्वार्टर क्या होता है, आपने ब्रिक को पहले क्या किया, आपने ब्रिक को पहले हाफ काटा, हाफ काटने के बाद फिर जो बचा हुआ पोर्शन था उसको आपने आधा काट दिया, ये वाला पोर्शन यहाँ पास दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं, क्वार्टर क्लोजर बोलते हैं। पहले ब्रिक को आपने हाफ किया अलोंग द लेंथ, फिर अलोंग द विड्थ आपने पहले क्या किया, हमारे पास ये ब्रिक थी, इस ब्रिक को आपने अलोंग द लेंथ हाफ किया, तो हमारे पास जो पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन बचा हमारे पास, ये वाला पोर्शन बचा, फिर आपने क्या किया, इसको अलोंग द विड्थ काट दिया, अलोंग द विड्थ, तो ये वाला पोर्शन बचेगा, इसे बोला जाता है कि क्यून क्लोजर क्वार्टर्ड, क्या बोलेंगे, क्यून क्लोजर क्वार्टर्ड बोलेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। फिर अगले टाइप का जो क्लोजर होता है वो किंग क्लोजर होता है, ये इमेज आप देखिए, किंग क्लोजर में हमने क्या किया है, किंग क्लोजर में आप देखेंगे तो आपको एक चीज दिख रही हो कि एक लेंथ इसकी, एक तो ए वाली विड्थ और एक ए वाली लेंथ, ए वाली लेंथ, ये जो लेंथ है और ये विड्थ है इसमें सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। दूसरे वाले केस में क्या, दूसरे वाले पार्ट में क्या हुआ है कि हमारी लेंथ का आधा वाला पार्ट कट गया है, हमारी विड्थ का आधा वाला पार्ट कट गया है, तो ऐसा क्लोजर है, ऐसा कट, इसमें हमने क्या किया कि एक लेंथ, जस्ट मिनट, वन लेंथ एंड वन विड्थ क्या है आपके, सेम है, लेकिन एक लेंथ एंड एक विड्थ हाफ है, इसे कहा जाता है क्यून क्लोजर, क्या बोला जाता, नहीं किंग क्लोजर, क्या बोला जाता है, किंग क्लोजर। किंग क्लोजर, आपने ब्रिक के आपने एक लेंथ को आधा कर दिया है और एक विड्थ को आपने आधा कर दिया है, उसे बोला जाता है किंग क्लोजर, किंग क्लोजर कहा जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी ब्रिक जिसका आपने एक लेंथ और एक विड्थ तो सेम है, और एक लेंथ का आधा पार्ट कर दिया, एक विड्थ का आधा पार्ट कर दिया, है ना, करके हटा दिया, वो आपका किंग क्लोजर। ऐसे ही पूछ सकता है और ऐसे ही पूछेगा। द पीस ऑफ ब्रिक इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ द ब्रिक ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ इट्स लेंथ एंड विड्थ। वो ट्रायंगुलर पोर्शन आपने काट दिया तो इसका मिडिल पॉइंट इसका होगा लेंथ का और मिडिल पॉइंट विड्थ का होगा, इसको ज्वाइन करता है, इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, किंग क्लोजर। क्या कहते हैं, किंग क्लोजर, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे बन जाएगा। बेवेल्ड क्लोजर क्या होता है, बेवेल्ड क्लोजर के केस में हमने क्या किया है कि हमने तो एक लेंथ और एक विड्थ सेम है, ये हमारी एक विड्थ और एक लेंथ हमारी सेम है, हमने क्या किया है कि एक लेंथ को पूरा काट दिया है और एक विड्थ को आधा काटा है, वन लेंथ एंड हाफ विड्थ रिमूव किया है। तो बेवेल्ड क्लोजर क्या होता है, जिसमें आपने एक लेंथ और हाफ विड्थ को हटाया है, वो आपका बेवेल्ड क्लोजर होता है, बेवेल्ड क्लोजर होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। बाकी डिफिनेशन के टर्म में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि कटिंग अ ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ द ब्रिक इन सच अ वे दैट द कटिंग पोर्शन इज स्टार्टेड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ब्रिक एंड एंडेड एट द मिडिल पोर्शन ऑफ द हेडर फेसेस। समझिए आपको बात को बहुत अच्छे से। कटिंग अ ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ ब्रिक सच अ वे दैट कटिंग पोर्शन स्टार्टेड फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ द ब्रिक, जो कटिंग पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है
और जो हेडर होता है हेडर के मिडिल पोर्शन में एंड होता है, हेडर के मिडिल पोर्शन में एंड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है कॉर्नर से और हेडर के मिडिल मिडिल फेस में आके क्या होता है, एंड होता है। उसे क्या बोलते हैं, बेवेल्ड क्लोजर बोलते हैं, बेवेल्ड क्लोजर बोलते हैं। जब 2-3 बार लिखेंगे क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। बेवेल्ड क्लोजर में एक लेंथ पूरी हट जाती है और एक विड्थ आधा हटती है, यानी कॉर्नर से स्टार्ट होगा तो जो हमारा हेडर हमारा स्ट्रेचर पोर्शन तो पूरा रिमूव हो जाएगा एक साइड का, और एक साइड का जो हेडर फेस है उसके मिडिल पोर्शन में आके रुकता है। ये आपका बेवेल्ड क्लोजर होता है। तो इतना याद रहेगा ना, 1 लेंथ एंड हाफ विड्थ रिमूव किए तो आपको बेवेल्ड क्लोजर बन जाएगा। किंग क्लोजर में क्या रहेगा, एक लेंथ और आपने एक विड्थ का आधा हटाया था, ठीक है, एक विड्थ का आधा हटाया था, ये आपका किंग क्लोजर होता है। मिल्टेड क्लोजर क्या होता है, मिल्टेड क्लोजर में हमने क्या किया है, हमने एक विड्थ को रिमूव किया है और एक लेंथ को हाफ किया है, है ना। ये वाले थोड़ा डाउट रहता है बहुत सारे बच्चों को, बस थोड़ा सा पता रहे। बेवेल्ड क्लोजर क्या होता है, इमेज देख लीजिए। इस केस में हमने क्या किया, बेवेल्ड क्लोजर का ढंग का इमेज पे उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, या फिर ऐसे कहेंगे जो कटिंग फेस होता है ना, इंक्लाइंड होता है। कटिंग क्या लिखा है, मिल्टेड क्लोजर इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ द ब्रिक इन सच अ वे दैट द कटिंग फेस इज इंक्लाइंड 45 to 50 डिग्री विद अ लॉन्गर स्ट्रेचर फेस ऑफ द ब्रिक। देखो लॉन्गर स्ट्रेचर फेस ऑफ द ब्रिक हमारा ये है, लॉन्गर स्ट्रेचर फेस ऑफ द ब्रिक ये है। इससे 45 to 50 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है कटिंग पोर्शन, 45 to 50 डिग्री, 45 to 50 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है कटिंग पोर्शन। इतना ध्यान में रखेंगे तो बन जाएगा मिडेड क्लोजर के बारे में। तो क्लोजर की बात खत्म हुई, इसके क्वेश्चन आप कर लेना अच्छे से। कितने टाइप के होते हैं, क्यून क्लोजर होता है, किंग क्लोजर होता है ना, क्यून बन जाएगा और किंग बन जाएगा। फिर तीसरा अपना क्या आता है, बेवेल्ड क्लोजर, मिटेड क्लोजर। आई थिंक दिक्कत कुछ नहीं आना चाहिए। किंग क्लोजर में क्या है, क्यून क्लोजर में क्या था, आपने हाफ कर दिया था, हाफ का और हाफ आपने कर दिया तो क्वार्टर्ड क्लोजर हो गया था, है ना, क्वार्टर्ड क्यून क्लोजर हो गया था। क्यून क्लोजर में आपने आधा किया, है ना, ब्रिक को आपने क्या किया था, आधा कर दिया था, ठीक है। फिर उस आधे का आधा कर दिया तो क्वार्टर्ड क्यून क्लोजर। किंग क्लोजर में आपने क्या किया, वन लेंथ वन विड्थ को आपने हाफ किया। बेवेल्ड क्लोजर में वन लेंथ एंड हाफ विड्थ को आपने रिमूव किया, ठीक है। मिल्टेड क्लोजर में देखा जाता है जो कटिंग पोर्शन होता है ना, जो लॉन्गर स्ट्रेचर होता है उसे 45 to 50 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, बस इतना काम हो जाएगा आपका। अब बेड कितने टाइप के होते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, बेड कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। बेड कितने टाइप के होते हैं, देखो आपने क्या किया, आपकी ब्रिक थी, ब्रिक को आपने विड्थ के लांग काट दिया, ये आपका बैट होता है। हाफ बैट होता है, 3/4 बैट होता है, बेवेल्ड बैट होते हैं, ठीक है। हाफ बैट क्या होगा, इमेज देखो आपने आधा कर दिया, है ना, विड्थ के लांग आपने आधा कर दिया, हाफ बैट होता है ना। सिंपल वर्ड, व्हेन द ब्रिक लेंथ इज हाफ। अब आपने विड्थ के लांग काटता है ना, तो किसको काटा है, आपने विड्थ को थोड़ी काटा है, आपने लेंथ को आधा किया है। तो टर्म में थोड़ा ध्यान रखना, आपने विड्थ के लांग तो काटा है ब्रिक को, आपने ब्रिक को विड्थ के लांग काटा है, आपकी विड्थ थी, इसके लांग आपने काटा है, लेकिन काटा किसको है, आपने लेंथ को काटा है, लेंथ को आपने आधा किया है, इसको हाफ बैट बोलेंगे, है ना। व्हेन द ब्रिक लेंथ इज हाफ देन इट इज कॉल्ड हाफ बैट, क्या बोलेंगे, हाफ बैट, ठीक है। 3/4 में आपने क्या किया, वन फोर्थ हिस्से को आपने काट के निकाल दिया, 1/4 हिस्से को आपने काट के निकाल दिया, इसको बोलते हैं 3/4 बैट, ठीक है, 3/4 बैट। और नहीं दिया है बस। बेवेल्ड बैट कुछ नहीं होता, बेवेल्ड बैट उसको भी आप विड्थ के लांग काटेंगे और बेवेल्ड शेप का रहेगा, उसे बेवेल्ड बैट कहते हैं, बेवेल्ड बैट कहते हैं, इसमें लिखा नहीं है। क्वेश्चन कर लीजिए आपने जो कुछ भी पढ़ा अभी तक। व्हेन अ ब्रिक इज कट इनटू टू हाफ लॉन्गिट्यूडनली, यदि आप ब्रिक को दो हाफ लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं, ये अपनी ब्रिक थी, जस्ट मिनट गाइज, ये अपनी विड्थ थी, विड्थ को आपने क्या किया, दो हाफ में लॉन्गिट्यूडनली काट दिया, इसे क्यून क्लोजर बोलते हैं, क्यून क्लोजर, है ना, क्यून क्लोजर हाफ बोलेंगे। इनफैक्ट इसको कह सकते हैं, नाम यदि लिखा होता हाफ तो और अच्छा लगता, क्यून क्लोजर हाफ। यदि यही लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो क्यून क्लोजर हाफ ही पढ़ेंगे। यदि क्वार्टर दिया देगा ना कभी ऑप्शन में, क्यून क्लोजर क्वार्टर्ड, तो भैया इस हाफ का भी हाफ कर देंगे, तो इस वाले पोर्शन को बोलेंगे, ठीक है। वोफियर क्या होता है, वोफियर तो मैंने बताया था ना,
बोफियर क्या होता है, जब जैसे आपके अपार्टमेंट होते थे, ये अपार्टमेंट होते थे, एक अपार्टमेंट है, ये पियर्स है, ठीक है। फिर इसका स्क्यूकिंग पॉइंट होता था। फिर जो पहला आप जो स्टोन रखते थे ना, स्टोन रखते थे, ब्रिक रखते थे, फिर जो आर्चेफ आप बनाते थे, जो इनकी यूनिट होती फिर बोफियर कहा जाता था, इसी को बोफियर कहते हैं, है ना। इसको मैंने आपको बताया है पिछले वाले लेक्चर के अंदर, है ना, लिंटल एंड आर्च में, अच्छे से देख लेना आप वहाँ। तो ये भी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, जब अपन ब्रिक बनाते हैं, आपने सारी चीज़ें कहानी देख ली, जब आप ब्रिक मैसनरी करते हैं तो बहुत सारे टाइप का ब्रिक का अरेंजमेंट करते हैं, है ना। ब्रिक को आप स्ट्रेचर के लांग रख रहे हैं, है ना, कि सामने से देखने पे स्ट्रेचर दिखेगा कि हेडर दिखेगा, क्या कैसे रहता है, कि पहले लेयर में स्ट्रेचर होगा, दूसरे में हेडर होगा, ठीक है, कि स्ट्रेचर होगा, एक हेडर होगा, इस तरीके की बातें होती हैं। तो ये बॉन्ड में आते हैं, ब्रिक का अरेंजमेंट होता है, ब्रिक के अरेंजमेंट के बेस पे सारी बातें होती हैं। तो जो बॉन्ड होते हैं ब्रिक के अरेंजमेंट के बेस पे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना, बहुत ही शानदार लेक्चर रहेगा, ठीक है। कर लो भैया, कर लो, इस बार जॉब ले लो, टाइम कम है, वैकेंसी अच्छी है, मौका अच्छा है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है। बाकी 10 पॉइंट की टीम आपके लिए डेडिकेटेड है। किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कहीं भी आती है ना, तो आप बताइए। सबसे ज़्यादा रिवीजन पे फोकस रखिए, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आते में व्हाट्सअप करिए, 7999 720 833 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9340 888 429 पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपके लिए ओपन है ना। कॉल तो रिसीव कई बार नहीं कर पाते, तो आप लोग व्हाट्सअप कर दिया करिए जो भी डाउट आए, ठीक है, आपके डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज लगाना। 10 पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बहरहाल डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। पहला बॉन्ड होता है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड, दूसरा होता है हेडर बॉन्ड, तीसरा होता है इंग्लिश बॉन्ड, चौथा होता है फ्लेमिश बॉन्ड। 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं, स्ट्रेचर, हेडर, इंग्लिश, फ्लेमिश। स्ट्रेचर, हेडर, इंग्लिश, फ्लेमिश। हमें पता है स्ट्रेचर क्या होता है, ये आपकी ब्रिक है, ब्रिक का जो लॉन्गर डायमेंशन होता है ये वाला, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है स्ट्रेचर। ये आपका जो फार्टर डायमेंशन होता है ये हेडर होता है। तो यदि आप ब्रिक को स्ट्रेचर के अलॉन्ग रखते हैं, है ना, स्ट्रेचर आपको सामने से दिखता है, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर दिखता है तो हेडर बॉन्ड, बस। और क्या, मैं दिखाता हूँ अच्छे से, टेक्निकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखो स्ट्रेचर बॉन्ड में जितनी भी ब्रिक आपको दिख रही होंगी, मैं थोड़ा सा इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज को देखिएगा, इस इमेज को देखिएगा, जो ये वाल बनाई गई है, जो ये वाल बनाई गई है, सब में आपको स्ट्रेचर ही दिख रहा होगा, सब में आपको सामने से क्या दिख रहा होगा, स्ट्रेचर दिख रहा है, सब में आपको आपको स्ट्रेचर दिख रहा है, स्ट्रेचर, इसे स्ट्रेचर बॉन्ड कहते हैं, है ना। ऐसे बॉन्ड को, इस तरीके के बॉन्ड से जो बनाई जाती है ना, मैसनरी की जाती है, जैसे इस तरीके जो बॉन्ड बनाया जाता है फिर स्ट्रेचर बॉन्ड कहते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड में जो स्ट्रेचर होते हैं ना, ऑल द ब्रिक, जितने भी ब्रिक होती है ना, अरेंज एज ए स्ट्रेचर ऑन द फेस ऑफ द वॉल। वही है कि आपके जो फेस ऑफ द वॉल पे सबको आपको स्ट्रेचर दिखाई देगा, ये आपका स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, जो कि हाफ ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन में सुटेबल होता है, हाफ ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन में सुटेबल होता है, ठीक है। तो कुछ पूछ सकते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड किसके लिए होता है, तो हाफ ब्रिक वॉल में, ठीक है। ये बस इतना पता रहे, बस इसके अलावा ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ध्यान ये रखा जाता है कि ज्वाइंट ना, ये ज्वाइंट एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहिए, है ना। एक ज्वाइंट यहाँ आ रहा है तो एक ज्वाइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन जिसमें ये पहला ज्वाइंट था, दूसरा ज्वाइंट यहाँ आया है, इसका तीसरा यहाँ आया, तो ये आपस में पास में आ सकते हैं, फिर परपेंड लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, परपेंड लाइन कहते हैं। अल्टरनेट कोर्सेस में जो आपके ज्वाइंट होंगे सामने होंगे, लेकिन एडजेसेंट में नहीं होंगे, मतलब एक के नीचे एक वाले ज्वाइंट पास में नहीं होंगे, अदरवाइज अपने बॉन्ड प्रॉपर नहीं बन पाएगा। हेडर बॉन्ड में क्या होता है, बस सिंपल है, हेडर बॉन्ड में जितने भी आपकी ब्रिक होती है ना, फेस ऑफ द वॉल पे आपको हेडर ही दिखेगा। देखो ये आपका हेडर दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, सब में आपको हेडर दिख रहा है। ये आपको क्या हेडर दिख रहा है, ये हेडर दिख रहा है, हेडर दिख रहा है, फार्टर डायमेंशन ब्रिक की दिख रही है, ब्रिक की फार्टर डायमेंशन आपको दिख रही है, ये आपका हेडर बॉन्ड होता है। हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड समझ में आ गया। इन हेडर बॉन्ड ऑल द ब्रिक आर लेड एज ए हेडर ऑन द फेस ऑफ द वॉल। वही है, हेडर बॉन्ड में जितनी ब्रिक है कैसे रखी जाएंगी, इस तरीके से रखी जाएंगी, इस तरीके से रखी जाएंगी, मतलब ए वाला पोर्शन आपको दिखेगा, ए वाला पोर्शन, और स्ट्रेचर बॉन्ड में आपको ए वाला पोर्शन दिखेगा,
ए वाला पोर्शन यानी स्ट्रेचर आपको दिखेगा। स्ट्रेचर आपको दिखता था स्ट्रेचर बॉन्ड में, हेडर बॉन्ड में आपको हेडर दिखता है, ठीक है। अच्छा इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है भैया, इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, बहुत अच्छा है। इंग्लिश बॉन्ड में जो एक लेयर होता है आपका स्ट्रेचर, एक लेयर का पहला क्या होता है, एक स्ट्रेचर होगा, दूसरा आपका होता है हेडर बॉन्ड, बस इतना अंतर आता है। एक आपका पहले आपका एक स्ट्रेचर बॉन्ड होगा, एक होगा आपका एक स्ट्रेचर बॉन्ड होगा, दूसरा फिर आपका क्या होता है, हेडर बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है, हेडर बॉन्ड होता है। यहाँ बना हुआ है, इसमें आपको मैं इमेज में जूम करके दिखा देता हूँ, ये दिख जाए आपको तो अच्छे समझ लीजिए। पहला आपका हेडर स्ट्रेचर, दूसरा हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, यानी एक लेयर क्या होता है, एक कोर्स किसका होता है, हेडर का, दूसरा स्ट्रेचर का, ऐसा रहता है। तो अल्टरनेट कोर्सेस आप हेडर एंड स्ट्रेचर यूज करते हैं। अल्टरनेट पहला एक हेडर रहेगा, एक स्ट्रेचर रहेगा, एक हेडर रहेगा, एक स्ट्रेचर रहेगा, ये आपका फ्लेमिश बॉन्ड होता है। फ्लेमिश बॉन्ड होता है, जनरली यही यूज करते हैं और इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ में मिलती है आपको। फिर एक होता है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड में क्या था कि हमने मान लीजिए ये हमारी लेयर है, तो एक में अपना क्या रहेगा, प्रॉपर हेडर रहेगा, दूसरे में प्रॉपर स्ट्रेचर रहेगा, ये रहता था ना, एक कोर्स में हेडर रहेगा, दूसरे कोर्स में स्ट्रेचर रहेगा। लेकिन ये फ्लेमिश बॉन्ड में नहीं होता। फ्लेमिश बॉन्ड में मान लीजिए पहला वाला बॉन्ड है, ये आपका पहला बॉन्ड है, पहला वाला बॉन्ड नहीं कह सकते, इसको पहला वाला कोर्स कह सकते हैं। पहला वाला एक कोर्स है, तो इस कोर्स में दोनों टाइप की सिचुएशन आएंगी। मैं आपको ब्रिक दिखाता हूँ रेड कलर से। इसमें एक हो सकता है ए वाली ब्रिक हो, एक स्ट्रेचर होगा, फिर दूसरा आपका हेडर होगा, ठीक है, फिर स्ट्रेचर होगा, फिर हेडर होगा, ये सिचुएशन दिखेगी। मैं इसको ब्लैक कलर करके दिखाता हूँ। आप ये देखो, ए आपका दिख रहा है, ए वाला पोर्शन, ए वाला पोर्शन क्या है आपका, स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, इस तरीके से रहता है। ये आपका फ्लेमिश बॉन्ड होता है ना, कि एक ही कोर्स में अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर होते हैं। ये आपका हेडर, हेडर, स्ट्रेचर, फिर स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, इस ए आपके क्या होते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड होते हैं। तो आई होप आपको चारों तरीके के बॉन्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और यहीं से क्वेश्चन आता है, हेडर बॉन्ड में आपको हेडर वाला पार्ट दिखेगा यानी फाइटर डायमेंशन दिखेगा, स्ट्रेचर बॉन्ड में आपको लॉन्गर डायमेंशन यानी स्ट्रेचर वाला दिखेगा। इंग्लिश बॉन्ड में एक स्ट्रेचर रहता है, एक कोर्स, एक रद्दा कह सकते हैं, एक कोर्स कह सकते हैं, दूसरा कोर्स हेडर, एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर। फ्लेमिश बॉन्ड में एक ही कोर्स में एक ब्रिक आपका स्ट्रेचर और एक दूसरा ब्रिक हेडर, ये आपका फ्लेमिश बॉन्ड होता है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी चीजें। अब यहाँ पर आप देखेंगे अल्टरनेट जो आपके देखो, ये आपका जो हेडर होता है, जो हेडर होता है किससे सपोर्टेड होता है भैया, हेडर किससे सपोर्टेड आपको दिखेगा, आपको जो हेडर होता है वो किससे सपोर्टेड रहता है, सेंट्रली सपोर्टेड होता है स्ट्रेचर से। सेंट्रली यहाँ लिखा है द अल्टरनेट हेडर्स ऑफ ईच कोर्सेस आर सेंट्रली सपोर्टेड ओवर द स्ट्रेचर बिलो। स्ट्रेचर से सपोर्टेड रहता ही रहता है, कि आजू बाजू में क्या रहेगा, स्ट्रेचर ही रहता है उसके, ये स्ट्रेचर से सपोर्टेड रहता है, ये लाइन लिखी हुई है। तो पूछ सकता है किस बॉन्ड में अल्टरनेट हेडर जो होता है सपोर्टेड होता है स्ट्रेचर से। अब तो नहीं आ रहा है मैं जो क्या बोल रहा हूँ, अल्टरनेट जो हेडर होता है, देख लो, अल्टरनेट हेडर सपोर्टेड होता है, फ्रंटली सपोर्टेड होता है स्ट्रेचर से। ये आपका मान लीजिए हेडर है, ये आपका हेडर है, ये है, किससे सपोर्टेड है, स्ट्रेचर से, स्ट्रेचर के बीच में आता है। जैसे ये हेडर है तो किससे सपोर्टेड है, स्ट्रेचर से, स्ट्रेचर के बीच में आ रहा है, ठीक है। एक इसमें होता है, फ्लेमिश बॉन्ड में होता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। अच्छा अदर बॉन्ड भी होते हैं, रेकिंग बॉन्ड होता है, इसमें ब्रिक को जो डायरेक्शन ऑफ वॉल होती है ना उससे इंक्लिनेशन में रखा जाता है। देखो इसमें ये जो ब्रिक है, इसमें ब्रिक को जो आपकी डायरेक्शन ऑफ वॉल है, डायरेक्शन ऑफ वॉल से इंक्लाइंड रहते हैं ब्रिक, डायरेक्शन ऑफ वॉल से ब्रिक इंक्लाइंड रहती है। इसे क्या बोलते हैं, रैकिंग बॉन्ड बोलते हैं। तो रैकिंग बॉन्ड में जो ब्रिक रखी जाती है इंक्लिनेशन टू द डायरेक्शन ऑफ द वॉल, वॉल के डायरेक्शन में झुकी हुई रहती है, इंक्लाइंड रहती है, वो आपका रैकिंग बॉन्ड होता है। बस इतना ध्यान में रख लीजिए और कुछ भी नहीं। तो बॉन्ड भी आपके क्लियर हो गए, ठीक है। बॉन्ड के क्वेश्चन अभी हम करवा देंगे आपको। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है स्लेंडरनेस रेशियो, जो ब्रिक मैसनरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ब्रिक मैसनरी के लिए क्या होता है स्लेंडरनेस रेशियो, क्या होता है स्लेंडरनेस,
देखिए डिफिनेशन थोड़ी फिर टाइप करने में रॉन्ग हो गई है, समझ लेते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ब्रिक मेसनरी क्या होता है, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, ऐसे कह सकते हैं इफेक्टिव हाइट ऑफ द वॉल अपॉन इफेक्टिव थिकनेस, या फिर कह सकते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ वॉल अपॉन इफेक्टिव थिकनेस। ध्यान से समझिए, मैं मिटा देता हूँ पहले इसको, फिर आपको समझाता हूँ। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है ब्रिक मेसनरी के केस में, इफेक्टिव हाइट अपॉन इफेक्टिव थिकनेस। इफेक्टिव हाइट ऑफ ब्रिक में इफेक्टिव हाइट ऑफ बॉल, फिर क्या कहते हैं इफेक्टिव हाइट ऑफ द बॉल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव थिकनेस। हाँ अच्छा लिखा तो सही है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे थे। अच्छा सेम चीज़ें लिखी थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पर। देखिए इफेक्टिव हाइट ऑफ द बॉल इज डिवाइडेड बाय इफेक्टिव थिकनेस, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बॉल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव थिकनेस। हाइट ऑफ द बॉल को थिकनेस से डिवाइड करो, चाहे लेंथ को थिकनेस से डिवाइड करो, इन दोनों में से जो कम आता है, जो वैल्यू कम आती है, वो आपका स्लेंडरनेस रेशियो होता है। वो क्या होता है, आपका स्लेंडरनेस रेशियो होता है, ठीक है। कोई परिभाषा नहीं पूछे, कोई नहीं पूछने वाला, बस आपसे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लोड बियरिंग वाल के लिए कितना होता है 27, नॉन लोड बियरिंग वाल के लिए 30। जो लोड को कैरी करती है ऐसी वाल क्या होती है, लोड बियरिंग वाल, जिसका स्लेंडरनेस रेशियो 27 होता है। नॉन लोड बियरिंग वाल का 30 होता है। टाइप ऑफ वाल में इनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को, ठीक है। और इस टेबल को भी थोड़ा देख लीजिए, बट क्वेश्चन कभी आया नहीं है। नंबर ऑफ स्टोरी मान लीजिए 2 फिक्स फीड कर रही है, और आपने हो सकता है पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करके मोटार बनाया हो, या फिर लाइम का मोटार बनाया हो। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करके आपने मोटार बनाया है तो 27 होता है, इस केस में 20 होता है, ठीक है। दो मंजिला फिक्स फीड जब ना करे, 2 स्टोरी से 2 माले से जब एक फीड करती है, सीमेंट यूज किया तो 27, अदरवाइज 13 होता है। नॉट मच इंपॉर्टेंट, बस इतना ध्यान में रखिए। ये वाला लोड बेयरिंग वाल के लिए, नॉन लोड बेयरिंग वाल के लिए। और स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव हाइट ऑफ द वाल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव थिकनेस, या फिर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वाल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव थिकनेस। उन दोनों में से जो कम होता है वही आपका क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो होता है, वही आपका स्लेंडरनेस रेशियो होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। और अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है, इनके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर्स भी लिखे हैं, ताकि पीपीटी जब आप पढ़ो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आंसर्स लिख दिए हैं पहले से। अदरवाइज नो नीड टू राइट द आंसर, कोई मतलब नहीं है लिखने का, वो आपके लिए लिखा गया है। बहुत सारे कमेंट आते थे सर आप पीपीटी में जो क्वेश्चन देते हैं आंसर भी लिख दिया करिए, बाद में कन्फ्यूजन होता है नोट्स पढ़ने में। तो ये चीज़ मैंने लिख दी है। इन विच टाइप ऑफ बॉन्ड ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज टूवर्ड द फेस ऑफ द वॉल। In which type of bond all the bricks are laid toward the face of the wall। वॉल के फेस, जो ब्रिक को रखा जाता है वॉल के फेस की ओर रखा जाता है। तो वॉल के फेस की ओर, टूवर्ड्स द फेस ऑफ द वॉल, ब्रिक को कौन सा बॉन्ड होगा, हेडर बॉन्ड होगा, स्ट्रेचर हेडर बॉन्ड होगा, स्ट्रेचर बॉन्ड होगा, इंग्लिश बॉन्ड होगा, फ्लेमिश बॉन्ड होगा, बताइए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, अपने आप में मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। जस्ट मिनट, मैंने चेक कर लिया अभी, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि इन विच टाइप ऑफ बॉन्ड ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज टूवर्ड्स द फेस ऑफ द वॉल। मतलब ये कहना चाहता है कि इन विच टाइप ऑफ बॉन्ड ऑल द ब्रिक्स आर लेड, हेड, हेड यहाँ पर हेड लिखा रहेगा, फिर हेडर लिखा रहेगा। जो हेड होता है वॉल की तरफ होता है, आपका हेडर बॉन्ड होता है। हेडर बॉन्ड में क्या होता है, जितने भी हेड ब्रिक का जो हेडर वाला पार्ट होता है फेस ऑफ द वॉल पे रहेगा। स्ट्रेचर बॉन्ड में स्ट्रेचर वाला पार्ट जो होता है ना, फेस ऑफ द वॉल की तरफ रहता है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, अल्टरनेट कोर्स हेडर एंड स्ट्रेचर के होते हैं। फ्लेमिश में एक एक कोर्स में एक एक करके होते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, द टाइप ऑफ बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। अल्टरनेट कोर्सेस, एक जो आपका कोर्स है हेडर है, दूसरा स्ट्रेचर है, वो क्या होगा, अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर्स। बताइए इंग्लिश बॉन्ड होगा, डायगोनल बॉन्ड होगा, फ्लेमिश बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा। तीन ही ऑप्शन इसमें लिखे हुए हैं, फटाफट बताइए। तो पता है ना, अल्टरनेट कोर्सेस में हेडर एंड स्ट्रेचर रहता है तो कौन सा बॉन्ड होता है आपका, आपका इंग्लिश बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है, ठीक है। इस फिगर को देखिए, फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ बॉन्ड। ये जो फिगर है किस टाइप के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। पहली बात तो ये फ्लेमिश बॉन्ड होता है ना। 1.5 इंच की दीवार के लिए जो ये वाला है ना, 1.5 इंच की जो ब्रिक होती है, फिर 1/1/2 के लिए एक सीधी ब्रिक और एक आधी ब्रिक, है ना। एक सीधी ब्रिक है आपकी, है ना, ये वाली सीधी ब्रिक है ना, एक सीधी ब्रिक और एक आधी ब्रिक।
इसका जो होता है आपको फ्लेमिश बॉन्ड बनाया था, फ्लेमिश बॉन्ड होता है, पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है ये पता है। फ्लेमिश बॉन्ड में एक स्ट्रेचर, एक लेंथ मतलब वो रहेगा ना, समझिए इसमें एक हेडर रहता है और एक स्ट्रेचर रहता है। फ्लेमिश बॉन्ड में एक हेडर रहता है, जस्ट मिनट, इसमें एक हेडर रहता है आपका स्ट्रेचर, फिर एक हेडर, फिर एक स्ट्रेचर, फिर एक हेडर। और इसकी जो विड्थ आप देखेंगे तो विड्थ में क्या है, एक फुल ब्रिक है और एक हाफ ब्रिक है, तो 1/5 ये आपका पहले फ्लेमिश बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है। ये तो आपको देख के पता चल गया फ्लेमिश बॉन्ड है। और कुछ बचा है क्या इसके अंदर, कुछ भी नहीं बचा, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं। तो ब्रिक मेसनरी का जो टॉपिक था कितना टाइम लगा कवर करने में, वही 1 आवर के अप्रॉक्सीमेट लगा है। तो सारा टॉपिक कवर हो गया। अब क्या करना, आप अपने एक पेज के अंदर इसके पार्ट नोट्स बना लीजिए। एक पेज के अंदर इसके आप पार्ट नोट्स बना लीजिए, वहाँ से आप पे काम हो जाएंगे। क्या बना लेना है, पार्ट नोट्स बना लेना है, ताकि एग्जाम में आपको याद रहे, है ना, पेपर के टाइम में आपको याद रहे, उसके लिए बना लेना है। तो करिए तैयारी अच्छे से। बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक है 100% आपका कवर होता है। फाउंडेशन वाला पार्ट आपको उसमें सॉइल में कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा है, सारी चीज़ें कवर होती है। ये लास्ट लेक्चर था, है ना, ये क्या था अपना लास्ट लेक्चर था किसका, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। इसको अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन 90 to 95 क्वेश्चन, आप 95% क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से आप कर सकते हैं। कोई इशू नहीं आएगा आपको, कोई भी इशू नहीं आएगा, है ना। सब इंजीनियर लेवल के जितने भी क्वेश्चन है आप इतने क्वेश्चन कर लेंगे। अब बोले सर 5% क्वेश्चन, 5% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ना, बहुत सारा, फिर डिटेल में तो अपन पढ़ाया नहीं है, टू दी पॉइंट चीज़ें पढ़ाई है, इसलिए 5% क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, उनके सोल्यूशन आपको ई बुक में मिल जाएंगे। तो ई बुक को अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है, ऐड कर लेना। तो ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी अदर सब्जेक्ट के अंदर, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।